सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज से शुरुआत होने वाली है क्लास 12th के फिजिक्स की। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो हमने बचपन में किए हुए हैं, हमें पता भी नहीं था कि उन एक्टिविटीज़ के रीज़न हम ढूंढने वाले हैं 12वीं कक्षा के फिजिक्स में, जो आप देखोगे इस सेशन में। बहुत ही रियलिस्टिक टीचिंग होगी, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में सारी चीज़ें मैं आपके सामने कन्वे कर दूंगा। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपके सामने यहाँ पे दो शब्द लिखने जा रहा हूँ। वो दो शब्द कौन कौन से हैं जरा देखिए। एक का नाम है स्पार्क। अब ये दोनों के दोनों शब्द कौन सा भाव कन्वे कर रहे हैं या फिर कौन सा इमोशन कन्वे कर रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास करें। स्पार्क और दूसरे शब्द का नाम है क्रैकल। क्रैकल, स्पार्क क्या होता है? स्पार्क इज समथिंग विच कैन बी सीन, आपको दिखाई देता है। चमक, चमक क्या है? एक प्रकार का स्पार्क है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो चमकेगा तो कुछ ऐसा होगा। क्षमा करें, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। दिस इज व्हाट यू कॉल स्पार्क। अच्छा, सोच रहे होगे कि सर क्या बता रहे स्पार्क और क्रैकल, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संबंध है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। और आपने भी कभी ना कभी ये चमक देखा होगा, मैं बताऊंगा कैसे। क्रैकल, तो क्रैकल और कुछ नहीं बच्चों, एक प्रकार का साउंड है। अब ये साउंड आपको कैसे सुनाई देगा? मान लीजिए एक कागज है, इसको मैं मोड़ रहा हूं तो हल्की सी एक क्रैकल की साउंड आती है। या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपने ये शब्द तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा ही होगा, फायर क्रैकर्स, इजंट इट? फायर क्रैकर्स, क्रैकर मतलब होता है एक प्रकार का साउंड, ठीक। और ये साउंड को प्रोड्यूस करने वाला ये जो फायर क्रैकर है, ठीक है, दिवाली में आपने बड़े क्रैकर्स फोड़े हैं कि नहीं, ठीक। एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो खैर काफी हाई इंटेंसिटी की साउंड होती है, ये बहुत हाई इंटेंसिटी साउंड होती है। मैं जिस क्रैकलिंग की बात कर रहा हूं, ये जो साउंड है ना बहुत लो इंटेंसिटी का है, बस सुनाई बस दे जाए तो भी बहुत है। तो आपने अपने जीवन में इस चमक और इस चमक के साथ इस क्रैकल साउंड को कहां पे सुना है? जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ये एग्जांपल्स, ठीक है। जरा सोच के देखिए, जस्ट ट्राई टू थिंक वेयर यू केम अक्रॉस दीज टू फिनोमेना, स्पार्क एंड अ क्रैकल। जरा सोच के देखिए, जरूर हुआ है आपके साथ, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। जो शैतान बच्चे होते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। स्पार्क तो मान लीजिए बहुत ही सूखा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही ड्राई एटमॉस्फेयर है, ठीक। और सोने का समय आ गया है, आपने लाइट बंद कर दिया और मान लीजिए बहुत ठंड है, आप कंबल ओढ़े हुए हैं, राइट। यू पुट ऑन अ ब्लैंकेट, बस सर को ढक लीजिए आप, लाइट बंद है। अब ब्लैंकेट के ऊपर क्या करिए? मान लीजिए ऐसा आप, ये ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, आप ब्लैंकेट पे ऐसा हाथ फिराइए तो आपको ना कुछ चमक दिखाई देगी, और चमक के साथ एक साउंड भी सुनाई देगा। उस चमक को कहते हैं स्पार्क और उस साउंड को कहते हैं क्रैकल। समझ में आया? तो ये सबसे पहला सामना है ठंड के मौसम में जो हमारा होता है इस चैप्टर के साथ, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ। अभी तो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे आया नहीं हूं, अभी मैं वातावरण बना रहा हूं आपके लिए कि आपको मजा आए कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक फिनोमिना डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ होते हैं। अच्छा बच्चों, टॉपिक पे आने से पहले आप सभी से सुझाव है मेरा कि आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें। मेरा सुझाव ये रहेगा कि वीडियो को 1.25x की स्पीड पे देखें। इससे होगा ये कि आपका समय बहुत बचेगा, और कंटिन्यूअसली वीडियो को बीच बीच में पॉज करते रहें। कई सारी ऐसी बातें होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होंगी, जिनको कि आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। वीडियो देखते साथ साथ नोट्स भी बनाएं, जिससे कि वीडियो फिनिश होने पर आपको वापस से वीडियो शायद देखने की जरूरत ना पड़े। अगर देखनी हो तो देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं, आपका ब्रेन भी काम करता है, आपका हाथ भी काम करता है, आपका आंख भी काम करता है, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, आप बोलते भी रहते हो कंटिन्यूसली, अपने आप को समझाते भी रहते हो। ऐसा करने से होता ही है कि आप एक बार इस चीज को अगर पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप सब चीज दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक। और साथ में कभी आपको रिवीजन करना हो तो रिवीजन भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, अब मुद्दे पे आते हैं। तो क्रैकलिंग का तो मैंने बच्चों आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। ये जो एग्जाम्पल था वो था ठंड के मौसम का, जहां पे आपने ब्लैंकेट यूज किया। तो असल में होता क्या है, ब्लैंकेट में चार्जेस सेटअप हो जाते हैं।
ब्लैंकेट में क्या हो जाते हैं, चार्जेस सेटअप हो जाते हैं। ये होता है, ठीक है। तो जब आप उनको टच करते हो ना तो वो स्पार्क करते हैं, क्रैकल करते हैं, स्पार्क क्रैकल, ये साइमल्टेनियसली होता है। एक और स्वेटर्स, इसमें भी वही होगा। और एग्जांपल दें आपको, पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर साड़ीज होती हैं, इनमें भी ऐसा होगा। ये सारे एग्जांपल्स हैं स्पार्क और क्रैकल के। और कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बताते हैं। डोर ऑफ अ कार। अब आप सोच रहे होगे सर ये कार का एग्जांपल कहां से आ गया? अरे बिल्कुल, बहुत ही जेन्युइन एग्जांपल है कार का। बताएं कैसे? देखिए, तो आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, ये आपका दोस्त ड्राइव कर रहा है, आप साथ में उसके बैठे हुए हैं, और ये ठंड के मौसम में कई बार हुआ है मेरे साथ, ठीक। मैं और मेरा फ्रेंड ट्रैवल करते थे, तो हम लोग पढ़ाने जाते थे, तो कई बार क्या होता था ठंड के मौसम में कि भाई गाड़ी चलाते चलाते ना आपका बॉडी ना, क्या आपके बॉडी में चार्जेस सेटअप हो जाते हैं। आप ऐसा कर लो, कार के बॉडी में चार्जेस सेटअप हो जाते हैं। अब मान लीजिए गाड़ी रुक गई, आपने दरवाजा खोला, आप गए बाहर, और जैसे ही आप दरवाजा बंद करने गए, आपका उंगली टच करता है दरवाजे से डोर के नॉब पे, और आपको एक करंट लगता है, झटका लगता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, या फिर स्पार्क और क्रैकल का, ठीक। तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ब्लैंकेट का हो गया, डोर ऑफ अ कार का हो गया, और अगर कुछ एग्जाम्पल्स बचे होंगे तो मैं बता देता हूं आपको। वैसे ये काफी है। सिंथेटिक क्लोथ्स भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जिसमें आप ये सारे फिनोमेना जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में काफी इंस्पिरेशन आपको मिल चुकी है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पढ़ना चाहिए। और अच्छा, मुझे एक एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा था, अब मुझे याद आ गया। ये तो मेरे ख्याल में स्कूल में सबने किया है। स्केल ले लीजिए, बाल पे ऐसे घस लीजिए, ठीक। अब छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखिए, और जैसे ही ये स्केल अगर है मान लीजिए, कागज के टुकड़ों के पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप लेके जाओगे, वो टुकड़े ऊपर अपने आप उचक के यहाँ पे चिपक जाएंगे। तो सोचिए, ये सारी छोटी छोटी नटखट हरकतें जो हम बचपन में किया करते थे, हमें क्या पता था कि 12वीं कक्षा में जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये कागज का टुकड़ा जो है वो उचक के ऊपर कैसे आ गया, क्यों चिपक गया, कौन सा फोर्स लग गया, कौन सा अदृश्य फोर्स उस पर लग रहा है। इस अदृश्य फोर्स के बारे में, जिसको कि हम पॉपुलरली इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। तो ये सारी कहानियां हैं। तो फिजिक्स इज एवरीवेयर, फिजिक्स हर जगह है, बस हमें उसको पहचानना है, सम्मान देना है और उसकी पढ़ाई करनी है। जितना रिसर्च कर लो उतना अच्छा, ठीक। अरे पेन का ढक्कन कहाँ गया? अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। अब मैं सीधा आता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी के जरिए समझेंगे। उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज और मैं बता देता हूं। अब ज्ञान तो ऐसा है ना, एक एक करके दिमाग में आता रहता है, तो हमें तो लगता है कि भाई सारी चीजें बता दो। ये जो चैप्टर है इसके 2-3 नाम है। जो सबसे पॉपुलर नाम है बच्चों, वो तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे स्पीड बढ़ा लिया कि नहीं? स्पीड बढ़ा लो भाई, 1.25x में रख लो स्पीड को और समय बचाओ। दूसरा नाम है इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो तीसरा नाम है जिस थ्योरी की मैं बात करने वाला हूं, उसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 नाम है। हो सकता है आपकी पुस्तक में, किसी के पुस्तक में ये लिखा हो, किसी के पुस्तक में ये लिखा हो, तो टेंशन नहीं लेने का, हम सारी चीज को सिंप्लीफाई कर देंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको फिजिक्स को पढ़ाएंगे। देखिए, तो ये सारी बातें तो हुई, चलिए परिभाषा की ओर। लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना बाद में, और बहुत बढ़िया से उसको फिर समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है चार्ज की परिभाषा। चार्ज कुछ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके जरिए, मान लीजिए किसी भी बॉडी में अगर चार्ज आ जाता है, मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज आ गया इसमें, तो इस चार्ज के जरिए वह बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकती है, ठीक है। मतलब उसमें एक्सर्ट कर सकती है एक इलेक्ट्रिक फोर्स को, या फिर कोई अगर बॉडी है, तीसरी बॉडी, इसमें चार्ज है,
तो ये बॉडी उस चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स को रिस्पॉन्ड भी करेगी। सो चार्ज इज समथिंग दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने के लिए भी चार्ज चाहिए और इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर रिस्पॉन्ड करना है तब भी चार्ज चाहिए। तो अब मान लीजिए दो केसेस लेते हैं, ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं, ठीक है। अगर ये चार्ज है तो जाहिर है ये सक्षम है फोर्स लगाने को, तो ये फोर्स तो लगा लेगा, लेकिन ये बॉडी क्या है, चार्ज नहीं है, तो ये इस फोर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। बात समझ में आया? अच्छा, मान लीजिए इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक। तो किस प्रकार का फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फोर्स का स्वभाव किस प्रकार का होगा? ये रहेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स। कभी भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके जरिए अगर वो किसी भी बॉडी में आती है तो वो उसके जरिए फोर्स एक्सर्ट भी कर सकता है, और अगर कोई दूसरा बॉडी इसी बॉडी पर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो फोर्स लगाने के लिए हो या फोर्स को रिस्पॉन्स देने के लिए हो, दोनों ही परिस्थितियों में हमें इलेक्ट्रिक चार्ज इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बॉडी में है कि नहीं है। तो ये तो हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की बात। अब इसको समझे कैसे? हमें कैसे समझ में आएगा? हाउ वुड वी नो दैट अ पर्टिकुलर बॉडी हैज इलेक्ट्रिक चार्ज और नॉट? फिर से सुनिए इस प्रश्न को, ये डेफिनेशन को तो आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करिए और डेफिनेशन पे नोट कर लीजिए। और स्पीड बढ़ाया कि नहीं? 1.25x बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो, समय बचाओ, नोट करिए करिए करिए, ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल में नोट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट पे आए और मैं यहां पे एक प्रश्न लिख रहा हूं बच्चों, हाउ वुड वी नो दैट अ बॉडी हैज इलेक्ट्रिक चार्ज? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं? लिख देते हैं प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सुंदर तरीके से मैंने प्रश्न को फ्रेम कर दिया। अब इसके उत्तर ढूंढने जाते हैं। तो बच्चों मैं यहां पे दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करूंगा, बड़े प्यारे प्यारे, और उससे दो नजरिए पनपेंगे, ठीक है। we'll try to do some experiments, rather two experiments, and from those two experiments you will get two perspective, दो अलग अलग नजरिए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और उनको ध्यान में रखते हुए उनके जो निष्कर्ष रहेंगे, उनके जो कंक्लूजन्स रहेंगे, उसके जरिए आप समझ जाएंगे कि किस बॉडी में चार्ज है और किस में नहीं है। तो देखें। अच्छा, अरे यार इसको ना थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर लेता हूं। वाह जी वाह। तो दो नजरिए, पहला नजरिया बच्चों यहां पे लिख देते हैं मैं, पर्सपेक्टिव वन, पर्सपेक्टिव वन, बहुत बढ़िया। और दूसरा नजरिया हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, पर्सपेक्टिव टू। ओके, दोनों को जरा समझें, और अगर आप समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से बॉडी में चार्ज है या नहीं है। और हम लोग जिस थ्योरी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस थ्योरी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक, तो थ्योरी दैट विल बी यूजिंग, विल बी इंप्लीमेंटिंग टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। लिख देता हूं मैं फटाफट, थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्षमा करें, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इतना तो समझ में आ गया ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का झोल झाल होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली होने वाली है। अब आप समझ जाओगे। दो नजरिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, चीटी चीटी जैसा, ठीक है, तो स्पेस कम है और काम बहुत ज्यादा है, ठीक, और बीच बीच में नोट्स बनाते रहना भी जरूरी है। अब हम लोग आते हैं पर्सपेक्टिव वन में। तो पर्सपेक्टिव वन में हम क्या करेंगे बच्चों, जरा समझिएगा, ये कहानी है और मैं नरेटर हूं उस कहानी का। दिस इज द स्टोरी एंड आई विल बी नरेटिंग इट, राइट। तो प्रश्न आखिरी में जाके उत्पन्न करिए दिमाग में, तब तक जरा बस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्या हो रहा है वो देखते जाइए। हमारे सामने है एक प्यारा सा बॉडी, ये मैं यहां लिख देता हूं, बॉडी। और इस बॉडी को बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको रब करने वाले हैं। किससे रब करने वाले हैं? मान लीजिए हम लोग इस बॉडी को रब करने वाले हैं एक सिल्क के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से।
जब आप ऐसा करते हैं तो बॉडी में से जब आप इसको रब करते हैं ना तो कुछ होता है। वो क्या होता है? ये जो क्लॉथ होता है, सिल्क क्लॉथ, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स रब करने से क्या होगा? घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी सतह पे रहते हैं वो उचक करके कहां आ जाते हैं? सिल्क के क्लॉथ में आ जाते हैं। तो अंग्रेजी में इसको लिखने का बढ़िया तरीका है, सिल्क क्लॉथ रब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ठीक, फिर से मैं बताता हूं हमने क्या लिया। यहां पे एक बॉडी कंसिडर किया। कौन सी बॉडी है ये आप समझ जाओगे आने वाले आर्टिकल्स में, खासकर एक्सपेरिमेंट जब आपको मैं बताऊंगा तो वहां आप बिल्कुल समझ जाओगे कौन से बॉडी के बारे में मैंने बात की थी ये पहले आर्टिकल में। हमने क्या किया, यहां पे एक बॉडी ले लिया, उस बॉडी को एक सिल्क के कपड़े से मस्त रब किया, प्यार से रब किया। रब करने से क्या हो गया? घर्षण हुआ। ये तो कॉन्सेप्ट की फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का है ना। ठीक, घर्षण होने के कारण क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो पहले बॉडी में थे वो उचक करके कहां आ गए? ये मैंने यहां पे सिल्क लिखा है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो उचक करके कहां आ गए? यहां पे आ गए। ठीक, तो अगर पहले यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन थे तो वो होके कितने हो गए? 9 हो गए। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो। ठीक, बहुत ही क्रूड भाषा में मैं आपको इसको समझा रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल उसी शैली में बच्चों आप देखें, यहां पर फिर से मैं एक बॉडी लेता हूं, सेकेंड बॉडी आप कह लो। अरे वैसा बॉडी नहीं जो अस्पताल में होता है, वैसा बॉडी नहीं समझना, मरेला शरीर वैसा नहीं। ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ बॉडी कॉल व्हाट यू कैन कॉल एन ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, राइट। आप क्या कर रहे हो? बस उसको सिल्क के क्लॉथ से रब कर रहे हो। रब करने से इट रब्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर इनिशियली प्लेस्ड ऑन दिस बॉडी have been transferred to this silk cloth, and the same thing is going to happen but in a different manner, right, in a different direction. Now this is going to be rubbed. इसको हम लोग रब करेंगे। अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग हंसोगे। इसको कहते हैं बिल्ली के बाल। इट इज गोइंग टू बी रब्ड विथ कैट्स फर। जब आप इस बॉडी को रब करते हो तो कुछ अच्छा अलग हो जाता है। अलग ये होता है कि कैट्स फर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब बॉडी में घुस जाते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? ये जो कैट्स फर है ये क्या कर रहा है? इसको लिख देता हूं मैं अच्छे से। कैट्स फर पुट्स इन इलेक्ट्रॉन्स, पुट्स इन इलेक्ट्रॉन्स। किसमें इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा है? बॉडी में। यहां पे सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है तो कैट्स फर इलेक्ट्रॉन प्रदान कर दे रहा है। यहां पे खींच ले रहा है तो वहां पे प्रदान कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है? सिल्क क्लॉथ खींच ले रहा है, उधारी ले रहा है। यहां पे ये क्या कर रहा है? डोनेट कर दे रहा है। कुछ अलग अलग कहानी हो जा रही है। ठीक है, अब आप इसको कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, हम जरा इसको ध्यान में रखते हैं। अब इसको मैं सेंटर में लिखूंगा, ठीक है। और इसको लिखने के लिए ना ये लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं यार, खरीदे किस लिए? ठीक है, तो किसी भी बॉडी के अगर बारे में मैं बात करूं, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? बॉडी क्या है? मैटर है। तो कंपोज्ड ऑफ मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम्स। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहां पे बच्चों एक ब्लॉक बनाता हूं तो ये ब्लॉक कैसे बना होगा? एटम से मिलके। अब कैसा अरेंजमेंट है ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एकदम बहुत ही सिंपल लेवल पे चीजों को समझेंगे। तो मैंने किसी बॉडी के बारे में बात की, बॉडी में क्या होते हैं? एटम्स। अब अगर मान लीजिए किसी भी एक एटम पे मैं जूम करूं, जूम किया मैंने, तो अगर मैंने जूम किया तो मैं क्या देखूंगा? हाँ भाई यहां पे कुछ एक सेंटर में है। वो सेंटर में क्या है? इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और उसके बाहर कोई भाई साहब चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं भाई? वो भाई साहब का नाम है इलेक्ट्रॉन्स। अंदर में क्या रहता है? इसको हम कहते हैं, इसको एटम का कोर कहा जाता है। अभी जैसे फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो किसी भी एटम के सेंटर पे जाके समझेंगे कि क्या चल रहा होता है। ठीक है अच्छा, ये न्यूक्लियस होता है तो बेसिकली न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं। तो कोई भी एटम की अगर मैं बात करूं, शुरुआत में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये किसके बराबर रहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, शुरुआत में। ऐसी परिस्थिति में शुरुआत में मतलब इनिशियल स्टेट में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो हर एक एटम के लिए यही सेम केस होगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हर एक एटम के लिए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। तो मैंने आपको एक एटम को यहां पे जूम करके बताया। बहुत सही।
इसको हम कहते हैं, अगर इस अवस्था में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग कहते हैं that the object is said to be in a state of electrical neutrality. या फिर आप ऐसा बोल लो, द ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये सही तरीका होगा फ्रेम करने का. द ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन हमको इससे क्या फायदा है तो बताते हैं आपको. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये कौन सी परिस्थिति? ये था इनिशियल स्टेटस. व्हाट दिस इज इनिशियली. ठीक है, कुछ हमने इस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को रब अप नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, अब इस बॉडी के बारे में बात करते हैं. ठीक, और इसको थोड़ा सम्मान के लिए ना मैं क्या करता हूं, इसको ऐसा करके मैं बंद कर देता हूं. तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, इसलिए मैंने आपको कहा है स्पीड बढ़ा लें. ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल स्पीड पे देखना है तो देख ही सकते हो, आपकी मर्जी है. अच्छा, तो कैसे इसको इससे कनेक्ट करेंगे यार? ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस ऑब्जेक्ट को तो कोई फ्रिक्शन विक्शन भी नहीं लगा है. कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखिए, ये जो बॉडी था इनिशियली ये कैसा था? ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. अब आप पूछोगे सर कैसे? तो मैं बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे एटम्स थे, और हर एक एटम में अगर हम जूम कर करके देखें तो यही कंडीशन मिलेगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी प्रोटॉन्स की संख्या है. बिल्कुल सही. लेकिन फाइनली क्या हुआ है? अब जरा आप इस पे ध्यान दें. फाइनली क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स कूद करके कहां चले गए? वो तो सिल्क के क्लॉथ में चले गए. तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अब यहां पे इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई. किससे कम हो गई? प्रोटॉन्स की संख्या से. तो कौन सा चार्ज ज्यादा में है? ये जो है प्रोटॉन्स है. दैट दिस इज इन, ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इन एक्सेस. देखिए मैं फिर से बताता हूं आपको. बॉडी को हमने सिल्क के क्लॉथ से रब किया. जब रब नहीं किया था तब हर एक एटम का अगर मैं एनालाइज करूं, जूम कर करके देखूं, मान लीजिए मैं एंटमैन हूं, मैं जूम कर देता देख सकता हूं. ठीक है, तो मैं ये पाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है. लेकिन जैसे ही मैंने रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली तो नहीं, ट्रांसफर हो गए सिल्क के क्लॉथ में. तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, इसमें क्या हो गई? बढ़ गई. तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही है. या फिर अब आप कह सकते हो कि फाइनली जो प्रोटॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है. तो एक्सेस चार्ज किसका हुआ? प्रोटॉन का हुआ. दिस इज नथिंग बट दी एक्सेस चार्ज. तो हम इसको बोलेंगे दैट दी बॉडी, दिस बॉडी, लेट्स से बॉडी 1 हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज. इतना समझो पहले. ठीक, थोड़ा मैं भी सांस ले लेता हूं, पानी पी लेता हूं. बॉडी 1 शुरुआत में कैसा था? सारे एटम्स को एनालाइज किया आपने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम थी. लेकिन जैसे ही रब किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उचक के कहां चले गए? सिल्क के क्लॉथ में. तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो ज्यादा है मतलब वो तो पहले जितने थे उतने ही थे, संख्या इनकी कम हुई. तो एक्सेस चार्ज किसका हुआ? पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें नेट पॉजिटिव चार्ज है. इसका मतलब ये है, इस बॉडी के आसपास अगर कोई दूसरा बॉडी आता है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज हो तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा. आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस बॉडी के आसपास कोई अगर सेम एक्सेस चार्ज वाला बॉडी आता है तो वो उसको रिपेल कर जाएगा. यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब मैं थोड़ा सा सांस ले लेता हूं, पानी पी लेता हूं. बहुत बढ़िया, बढ़े आगे. अब यार इसका कहानी क्या बताएं? आप तो समझ ही गए होगे. नहीं समझे? बता देते, हमारा तो काम है बताना. तो इनिशियली क्या हुआ था? तो इनिशियली जैसा मैं कहता हूं, किसी भी बॉडी को जब तक आप छेड़ते नहीं हो तो वो कैसा रहता है? वो रहता है बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन अब हमने क्या कर दिया? इसको बिल्ली के बाल से घस दिया है, फ्रिक्शन हो गया है. फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स बिल्ली के बाल से, मतलब कैट्स के फर से, वो कहां आ गए? बॉडी में आ गए. तो जाहिर सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर शुरू में 10 रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैट्स के फर से यहां आ गए तो 10 + 2 कितने हो गए? 12 हो गए. मतलब अब फाइनल स्टेटस इसका कैसा रहेगा? देखिए, फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मतलब एक्सेस में कौन है? मान लीजिए शुरू में दोनों 10-10 थे, अब ये तो 12 हो गया, ये तो 10 पे ही है. कितने से एक्सेस है? 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सेस है. और 1 इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज भी होता है, थोड़ी देर में बताऊंगा, कूलम में होता है, बताऊंगा अभी फिलहाल. अभी तो फिर सिंपल कॉन्सेप्ट से समझो आप, प्लस प्लस माइनस. तो यहां पे क्या होगा?
ये है, इसको आप बोल सकते हो एक्सेस चार्ज। बहुत सुंदर, इसको हम कह सकते हैं एक्सेस चार्ज। तो एक्सेस चार्ज का किस स्वभाव का है? ये है नेगेटिव। ठीक, यहां पे मैंने क्या लिखा, नेट पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नेट नेगेटिव चार्ज। अरे वाह, बहुत सुंदर। ठीक, अब मेरे ख्याल में आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो बता दिया, बोल दिया कि चार्ज कुछ ऐसा है जिसके जरिए वह इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है? तो देखिए, चार्ज के बारे में हल्का फुल्का तो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ रखा है, या 9वीं 10वीं में आपने पढ़ रखा है, वहां पे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। चार्ज को डिफाइन करने से पहले मैं करंट को डिफाइन करता हूं। तो करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज के फ्लो की दर को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के फ्लो की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। समझेंगे? अभी तो करंट में भी बहुत सारी चीज आती हैं। एक कन्वेंशनल करंट होता है एक, खैर यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, एज सिंपल। अभी ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसाऊंगा, सिंपल आप ऐसा समझो, करंट रेट ऑफ फ्लो डी क्यू ओवर डी टी, कितने सेकंड में कितना चार्ज। अगर आप देखो चार्ज मैं लिखने जाऊं तो डी क्यू बराबर मैं लिखूंगा आई डॉट डी टी। तो यहां पर टी क्या है भैया, टी है समय। ये मैंने रेट लिख दिया ना, ये टाइम रेट ऑफ फ्लो है, असल में रेट लिखा है, टाइम रेट ऑफ फ्लो है ये। अब देखिए बच्चों, आप इसको करंट का यूनिट होता है ए एम्पियर, और ये टाइम है, ये किस में होता है, सेकंड होता है। अब अगर कोई पूछे कि भैया इसका डायमेंशन क्वांटिटी निकाल के बताओ, तो वो भी निकाल सकते हैं। एम्पियर का तो एम्पियर ए लिखाएगा, पावर 1 लगा दीजिए, टी पावर 1, ये डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो ये सारी कहानी थी जो मैंने बनाई थी आपके लिए, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक समझाने के लिए। ठीक है? अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, एम्पियर सेकंड को एज अ होल हम लोग लिखते हैं कूलम्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज हो सकता है, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो एक संख्या रहेगी, लेकिन जो यूनिट रहेगा वो हम लोग लिखेंगे कूलम्स में। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। बहुत ही फटाफट हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, पर्सनालिटीज रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्षेत्र में। अब एक प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, सर अभी तक तो आप बोल रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे थे, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह रहे थे, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह रहे थे, और सडनली आपने नाम क्यों बदल दिया, आपने यहाँ पे ये नाम क्यों लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सोचने वाली बात है। देखिए, वो एक बहुत ही फेमस प्रॉवर्ब है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक्चुअली भाई भाई हैं। बात समझ में आ रहा है? दे आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड विथ ईच अदर, देयर इज सम काइंड ऑफ फाइन कनेक्शन बिटवीन द टू। मैं बताऊंगा आपको वो क्या है। ठीक, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिज्म है, एंड वाइस वर्सा, मतलब मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी है। अभी आपको दोनों के बीच में एक फाइन कनेक्शन भी समझ में आएगा, और उस कनेक्शन को सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतिहास में चलते हैं हम। ठीक, कितने पीछे, तो लगभग 2620 साल पहले चलते हैं। अभी चल रहा है 2020, तो हम लोग चलेंगे 2620 साल पहले, मतलब 600 BC। और इस व्यक्ति का आप जरा पोर्ट्रेट देखें। इनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस, एक ग्रीक फिलोसोफर है। इन्होंने क्या किया या इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया मैं बताता हूं आपको, और एक कहानी के रूप में आप जरा इसको सुने, बड़ा मजा आएगा। ठीक है? अब इसको कॉपी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ये आपकी मर्जी है। अगर आप एक फिजिक्स एंथुजियास्ट हैं, अगर आप फिजिक्स के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक्स के, तो मेरे ख्याल में आपको इसको लिख लेना चाहिए। बाल्टिक कोस्ट, कुछ लिखता हूं मैं यहाँ पे यार, कुछ थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्यों रखा हुआ है मैंने ये सब। देखिए, तो समुद्र तट होता है ना, जो कोस्ट लाइन होती है, वहां पे एक बार एक ग्रीक फिलोसोफर चल रहे थे। उनका नाम था, भाई यही नाम है, थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, थिंकर कह लो, फिलोसोफर कह लो, आपकी मर्जी है। बाल्टिक सी के कोस्ट में, तो उन्होंने को एक
गम लाइक सब्सटेंस मिला, गम लाइक सब्सटेंस, ये है गम लाइक सब्सटेंस। ये इसका कलर क्या था, येलो था। इस गम लाइक सब्सटेंस को इन्होंने कुछ नाम दिया था, या फिर नाम पहले से उसका था, उसका हम कहते हैं एम्बर। इस एम्बर को उन्होंने रब किया। अब क्यों रब किया, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर से कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो वो एक सी बीच में घूम रहे थे, कोस्ट लाइन में जा रहे थे, तो उनको एक सब्सटेंस या पदार्थ मिला। वो जो था वो बहुत ही गम लाइक था, खिंचने लायक, च्युइंग गम होता है ना, खिंचने लायक, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या किया, एक वूल से रब किया, रब विथ वूल। हिंदी में कहते हैं हम लोग ऊन, यहां मैं लिख देता हूं वूल। रब करने से कुछ बहुत ही शॉकिंग हो गया। अब मैं बताता हूं क्या। उन्होंने क्या किया, डस्ट पार्टिकल्स को अपने हाथ में रखा, और ये जो एम्बर था, येलोइश गमी सब्सटेंस, इसको डस्ट पार्टिकल के वो पास लेके चले गए। तो उन्होंने क्या देखा, जो डस्ट पार्टिकल्स थे, धूल के कण, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स, वो यहां पे जाके चिपक गए। तो उनको बहुत ही अचंभा हुआ, ये क्या हो गया। तो क्यों चिपक गए, आज हम लोग जानते हैं कि उसके पीछे एक फोर्स है। कौन सा फोर्स, वो अदृश्य फोर्स जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन तब ऐसी कोई साइंस थी ही नहीं, ठीक है। तो यहां से धीरे धीरे शुरुआत हुई, डस्ट पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट कर गया, ठीक, ये चीज था। अब साथ में यहां से तो इतना हमको समझ में आया, ये जो अट्रैक्शन था वो किसके कारण हुआ, उसका रीजन थे इलेक्ट्रिक फोर्स, और कुछ नहीं। कुछ और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, तो उनको एक स्टोन मिला। ये जो स्टोन है प्रकृति में नेचुरली उत्पन्न होता है, हमारे पृथ्वी में नेचुरली ऑकरिंग स्टोन, जिसको कि आज हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ मैग्नेट। कहते हैं मैग्नेट, कहते हैं बिल्कुल। उन्होंने क्या किया, बिट्स ऑफ आयरन, छोटे छोटे आयरन के फीलिंग से छोटे छोटे टुकड़े, बिट्स ऑफ आयरन को इस मैग्नेट, नेचुरली, तब तो मैग्नेट बोलते नहीं थे, जो भी बोलते थे उसके पास में इनको लेके गए, राइट। सो व्हाट ही डिड, ही टुक दैट नेचुरली ऑकरिंग स्टोन विच वी कॉल एज मैग्नेट, और उसके पास में छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों को लेके गए। तो उन्होंने क्या पाया, पैंग, वो जाके चिपक गया। यार यहां पे भी कुछ चिपक रहा है, यहां पे भी कुछ चिपक रहा है, यहां रब करने के बाद चिपक रहा है, यहां बिना रब किए नेचुरली चिपक जा रहा है। अब इसका कारण जो था वो एक फोर्स था, अदृश्य फोर्स, राइट, विच यू कैन नॉट सी। वो फोर्स कौन सा था बच्चों, आज हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से दो रास्ते निकल गए, एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रही है। और सरल शब्दों में बोलूं तो यहां से रिसर्च के दो अलग अलग ट्रैक्स बन गए, एक था इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरा था मैग्नेटिज्म का। तो अलग अलग लोग अलग अलग देशों में रिसर्च चालू कर दिए, और करते 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 अब हम आ जाते हैं सन 1812 में। ये व्यक्ति का चित्र देखिए आप, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। बहुत ही टैलेंटेड, और कुछ ऐसा इनके साथ घटा ही है, मैं बता रहा हूं, जिसको देख करके आईज विल पॉप आउट। अब मैं बताता हूं क्या हुआ उनके साथ। देखिए मतलब फिजिक्स भी कैसे आगे बढ़ती है, कई सारा ये कोइंसिडेंस नहीं है तो और क्या है। अब आप सोचिए, थेल्स ऑफ मोरेटस सी बीच में चल रहे हैं, उनको एक येलोइश गम लाइक सब्सटेंस मिलता है, जिसको वूल से रब करते हैं, रब करने के बाद डस्ट पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स खिंचा जाते हैं, जो कि आज हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हुआ था। और भी ग्रीक फिलोसोफर्स थे जो कि एक नेचुरली ऑकरिंग स्टोन को पाते हैं, जिसको आज हम मैग्नेट बोलते हैं, लेकिन तब कुछ और कहते थे, और जिसको कि जब वे आयरन पार्टिकल्स के पास, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं, तो वो खिंच के स्टोन में चिपक जाता है, जिसको कि आज हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां से दो रास्ते बन गए, एक इलेक्ट्रिसिटी का है और दूसरा मैग्नेटिज्म का है। तो दो अलग अलग लोग अलग अलग कार्य चालू कर दिए। लेकिन हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने, मतलब उस जमाने के ऐसे पड़ाव पे वो खड़े थे, उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो दो अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही जगह जाके मिलने वाले हैं। अब मेरा इशारा समझ जाओ, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल उसी पड़ाव पे वो खड़े हुए हैं। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, 1812 की बात है। सोचो कितने साल लग गए, मतलब से साल लग गए ये पता करने की कि भाई ये अलग नहीं है, ये तो एक ही फील्ड है,
और वो एक फील्ड का नाम है, उसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ गए आप? ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, मेरे को कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है, आप जरा सुनिए, 5 मिनट में खत्म कर लेंगे इसको। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड जो थे, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे, या आप ऐसा समझ लिए फिजिक्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन बना रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशन करते करते या डेमोन्स्ट्रेशन का प्रिपरेशन करते करते उन्होंने क्या पाया? तो वो क्या कर रहे थे, एक ये कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें से करंट बह रहा है कुछ, कितना आई, ठीक, ये डायरेक्ट करंट है। कैसा? डायरेक्ट करंट। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, हर चीज में लिखूंगा नहीं। पता नहीं भाई उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, ऐसा धागे से लटका के मैग्नेटिक नीडल को ऐसा सस्पेंड कर दिया। तो उन्होंने क्या पाया पता है? जैसे ही करंट बहा तो नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, और जैसे ही करंट इस तरफ बहा उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया। मान लीजिए यहां पे करंट ऐसा बह रहा है, और मान लीजिए यहां पे करंट मैं बना देता हूं ऐसा बह रहा है, ठीक, प्लस से माइनस की ओर, और यहां पे भी प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पे क्या किया, डायरेक्शन को उन्होंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पर उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन जो पहले क्लॉक हो रहा था, अब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक हो रहा है। कहने का मतलब ये, इसके डायरेक्शंस भी आप पता कर सकते हैं, कई सारे रूल्स हैं, राइट हैंड रूल है, स्विमिंग रूल है, बताएंगे आपको सारी चीजें एक एक करके। आप इतना समझ जाइए कि लेक्चर का या डेमोन्स्ट्रेशन का जब वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने यह पाया कि भाई अगर मैं किसी तार के पास, किसी तार में जो कि डायरेक्ट करंट बह रहा है, अगर उसके इर्द गिर्द इफ आई हैपन टू ब्रिंग अ मैग्नेटिक नीडल वेरी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दैट कंडक्टर और वायर, अगर मैं उस वायर के नजदीक एक मैग्नेटिक नीडल को लेके जाता हूं तो उसमें एक डिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात थी। मतलब करंट बह रहा है, और करंट बह रहा है तो उसके बहने से मैग्नेटिक नीडल में कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये तो यार सोचने वाली बात है। इससे उनको ये समझ में आया कि भाई जब करंट बह रहा है तो वो अपने इर्द गिर्द क्या बना रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और उस फील्ड में यदि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस एंटर करता है तो वो उस फील्ड के फोर्स को महसूस करता है। तो यहां से भाई साहब को समझ में आया, क्रिश्चियन ओरस्टेड को, कि भाई कोई एक बहुत ही फाइन कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर। इसी कारणवश इस पूरी की पूरी फिजिक्स की शाखा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये तो अगर आप 12वीं कक्षा में फिजिक्स लिया है आपने, तो आपको तो ये पढ़ना ही है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से शुरू के 7, 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसके बाद आने वाला है रे ऑप्टिक्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही हिस्से हैं। तो शुरू के 10 चैप्टर आप मान के चलिए 12वीं कक्षा में जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। और आप सोच रहे होंगे कि रे ऑप्टिक्स कैसे, बिल्कुल रे ऑप्टिक्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि लाइट वेव जो है उसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक में लेकर के आने वाला हूं, और आपको मैं सिखाऊंगा कि वो कैसे आता है। ठीक, तो ये बात हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड की। देखिए कैसे काम करते करते सडनली कुछ भयानक हो जाता है, या फिर कुछ बहुत सही हो जाता है, जिससे कि फिजिक्स का डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत मजा आ गया। ठीक, अब अगले जो पुरुष हैं, अगले जो फेमस पर्सनालिटी हैं, भाई उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनके बारे में तो मैं 1 घंटा तक लगातार लेक्चर दे सकता हूं। इन्होंने ऐसे ऐसे काम करके रखे हैं अपने जीवन में, बहुत ही टैलेंटेड। ये जो नेचुरल टैलेंट होता है ना, ये शब्द इन्हीं के लिए बना हुआ है, माइकल फैराडे के लिए। अब इनके बारे में कुछ बताते हैं आपको। यार इसको पहले मिटा रहे, ये सब ध्यान रखिए बस। अगर मैं सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा, सीधा आपको बताऊंगा एक्सपेरिमेंट क्या थे, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, तो वो फिजिक्स पढ़ने का जो स्पाइस है ना, जूस है, वो निकल जाता है। भाई किसका क्या योगदान है, उसको सम्मान देना पड़ेगा एज अ टीचर मुझे। ठीक है, अच्छा माइकल फैराडे, थोड़ा सा इनका जीवनी बताता हूं मैं आपको। माइकल फैराडे को, माइकल फैराडे जो थे, सबसे पहले तो एक जीनियस थे। क्यों जीनियस थे वो आपको भी समझ में आने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो ये एक सिंपल आप कह लो गरीब फैमिली में ही जन्म हुआ था इनका। 4 बच्चे थे, उनमें से तीसरा नंबर पे थे माइकल फैराडे। और लगभग 12 वर्ष की उम्र में
उन्होंने एक बुक बाइंडिंग शॉप होती है ना, जहाँ पे मतलब बहुत सारे कागज लेके जाओ तो बाइंड करके दे देते हैं ना, या फिर कोई भी बुक को भी आप बाइंड करा देते हो ना पुट्टे में, एक बुक बाइंडिंग शॉप में वो काम करना चालू किए। वहां से जब वो काम करना चालू किए, और मेरे ख्याल में चौथी पांचवी कक्षा तक उन्होंने उनकी फॉर्मल एजुकेशन हुई थी, तो कुछ खास मैथमेटिक्स भी उनको आता नहीं था। फॉर्मल एजुकेशन लिटरली उनकी हुई नहीं थी, आप ऐसा मान सकते हो। तो जब वो बुक बाइंडिंग शॉप में काम करते थे, ठीक है, इंग्लैंड में, तो वहां पे बहुत सारा नोट्स आते थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। वो क्या करते थे, उन नोट्स को बाइंड तो करते ही थे, ठीक है, साथ में उनको पढ़ते भी थे। उनका जो भी रिसर्च था उनको पढ़ते थे। धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ते गया और उन्होंने एक फील्ड तय कर ली थी कि मैं इस फील्ड पर काम करूंगा, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत बड़ा योगदान था उनका इलेक्ट्रिसिटी पे। साथ में ये सिलसिला चल ही रहा था, और इंग्लैंड में उस जमाने में कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, तो जो फिजिसिस्ट थे वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हुआ करते थे। फिजिसिस्ट या केमिस्ट कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं हुआ करते थे। एक बहुत ही फेमस केमिस्ट थे जो कि रॉयल इंस्टीट्यूशंस में भी प्लेस्ड थे, उनका नाम था हम्फ्री डेवी, या फिर ऐसा मैं बोलूं सर हम्फ्री डेवी। तो उनके बहुत सारे एपिसोड्स हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। उन डेमोन्स्ट्रेशंस को भाई साहब मतलब माइकल फैराडे अटेंड करने जाते थे, और देखिए उनकी मतलब डेडिकेशन देखिए, उन्होंने हर एक लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन को अटेंड किया, साथ में उन्होंने नोट्स बनाए। लगभग नोट्स बनाते बनाते जब सारे डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गए 9 से 10, वो नोट्स बनाए और ये सारे नोट्स को उन्होंने बढ़िया से बाइंड किया। लगभग 300 पन्ने हो गए, उसको बढ़िया से बाइंड किया, बाइंड करके लेके गए, उन्होंने भेज दिया है इनफैक्ट हम्फ्री डेवी को। हम्फ्री डेवी मतलब चौंक गए थे। नोट्स में उन्होंने जो लेक्चर में बताया था वो तो था ही, उसमें काफी सारे इनसाइट्स जो थे ना, जिसको हम इन्फ्रेंसेस कहते हैं, वो भी थे। जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उनको समझ में आ गया जिस बंदे ने ये नोट्स बनाए हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला है आगे भविष्य में जाके। तुरंत वो नोट्स को पढ़ के उन्होंने माइकल फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन बुला लिया, और उन्होंने, ये सब इंग्लैंड में हुआ था ना, और उन्होंने उनको अपना असिस्टेंट बना लिया, ठीक है। और इसके पहले हम्फ्री डेवी के साथ एक हादसा भी हो गया था। एक केमिकल होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, वो उसके साथ कुछ उसको बनाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो कुछ ब्लास्ट हो गया और उनकी एक आंख चली गई थी। बात कर रहा हूँ मैं हम्फ्री डेवी की। और एक और हादसा हुआ था जब फैराडे और हम्फ्री डेवी दोनों साथ में काम कर रहे थे, तब भी ब्लास्ट हुआ, तो दोनों को सीरियस इंजरीज आई थी। तो यार एक केमिस्ट या फिजिसिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, आपको अपनी जिंदगी भी दांव पे लगानी पड़ती है खोज करने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट होता है ना बहुत फ्रूटफुल होता है, और अंदर आग होनी चाहिए। अगर अंदर आग है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये जितने भी बंदे हम देख रहे हैं, इनके अंदर एक किक थी, ठीक है, जिस उस किक से उनको मिलता था एक पुश, और अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई भी करो तो बहुत पैशनेटली करो, हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझो, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझो, तब मजा आता है पढ़ने में। ये थी फैराडे की कहानी। और अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए, वैसे तो आप सोचते होंगे कि भाई ये तो रिसर्चर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, तो इनको मैथमेटिकल स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ट्रिग्नोमेट्री के आगे इनको कुछ नहीं आता था माइकल फैराडे को, सही बात मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के आगे सब साफ। और एडवांस मैथ्स तो छोड़ ही दो, वेक्टर कैलकुलस ये सब जो आप पढ़ते हो वो सब तो छोड़ ही दो, इनको तो ट्रिग्नोमेट्री से आगे कुछ नहीं आता था। लेकिन इनकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो थे ना, ही वॉज अ ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही शानदार थे, किसी भी चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है बहुत ही सिंप्लीफाइड और क्लियर लैंग्वेज में, भाई वो तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनके बारे में काफी कुछ आप पढ़ने वाले हो आगे के चैप्टर्स में, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं आपको बताऊंगा, वहां पे फैराडेज लॉ हम देखेंगे, बहुत मजा आएगा। एक और चीज है, ये एक्सपेरिमेंट पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं। मान लीजिए एक पुट्ठा है, पुट्ठा समझते हो कि नहीं, कार्डबोर्ड में छेदा कर दो, एक तार लगा दो, तार के ए सेंड और ई सेंड को बैटरी से कनेक्ट कर दो, क्या होगा, डायरेक्ट करंट बहेगा। करंट ऐसा बह रहा है, आयरन फिलिंग छोड़ दो और टक से ऐसा मारो, तो जो आयरन फिलिंग्स है ना, ये जो आयरन फिलिंग, अरे कहां गया मेरा पेन, समझे कि नहीं मेरा बात। अगर ये तार है, ये तार जो है इस वुडन बोर्ड से पास हो रहा है, और यहां पे मैंने आयरन फिलिंग जमा दिया, ठीक, ऐसे ही छोड़ दिया मुट्ठी भर। अब जैसे ही यहां से करंट पास होगा तो ये जो आयरन फिलिंग है ना, अपने आप को इस पैटर्न में जमा लेता है। तो फैराडे को भी समझ में आ गया था कि करंट के बहने से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर बन रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण
ये जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को सर्कुलर पैटर्न में जमा कर लेते हैं। ठीक, आपको बताएंगे ये सारी चीजें, मतलब अब भाई मैंने तो पढ़ रखी हैं इसलिए मैं आपको अभी बता पा रहा हूं, आप भी सीखेंगे। ठीक है, तो प्रेरणा जरूर मिलती है यार कुछ ना कुछ। ओके, फैराडे की कहानी थी। फैराडे ने जितने भी नोट्स बनाए थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसको आगे लेकर गए। अगेन, अ मैथमेटिकल जीनियस, द नेम इज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैथमेटिकल जीनियस थे। देखिए, अच्छे परिवार में तो जन्मे ही थे और इनकी स्कूल की एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन बहुत बढ़िया हुई थी और इनके मैथमेटिकल स्किल्स मतलब बहुत शानदार थे। मतलब फिजिक्स को अगर मैं सुई बोलूं तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल धागा थे। मतलब सुई में धागे को कैसे पिरोना है, पिरो करके कपड़ा कैसे बनाना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो भी रियलिस्टिक कंडीशंस हैं उनको गणित में कैसे पिरोना है, भाई उसके लिए सबसे तो स्पेशलिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो फैराडे ने जो भी नोट्स बनाए थे इतने सालों में, उनको अच्छे से समझा, एनालाइज किया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और उन्होंने उन सबको कन्वर्ट किया मैथमेटिकल इक्वेशंस में। इनफैक्ट मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं। मैं आपको पुस्तक में दिखाता हूं, 4 लॉज। कहाँ गया ये माई एसी, ये आपको दिखा देते हैं ना, मैक्सवेल इक्वेशंस। आप इनको पढ़ोगे, ये है मैक्सवेल इक्वेशंस। देख पा रहे हो? अरे अरे कहाँ देख पाओगे, मेरे को एक बार इंडिकेशन तो करना पड़ेगा ना। ये जो इक्वेशंस दिख रहे हैं, बस इसी इक्वेशंस में पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी के भी है, मैग्नेटिज्म की भी है। ठीक है, तो अगेन यू जीनियस। मजा आया इतिहास के बारे में जान के? तो बच्चों चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनके जरिए हमें बहुत बढ़िया फाउंडेशन मिला इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझने का, इलेक्ट्रिसिटी को समझने का, और फिर आगे जाके आप मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट्स के मैं आपको बताऊंगा और उस एक्सपेरिमेंट से हमको यह समझ में आ जाएगा कि 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं। ठीक, अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपेल करते हैं, अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। आपको समझ में आएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं यहां से, 2 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, एक एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट्स हैं और उनके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट, सामग्री लगेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। चालू करें? देखिए, बहुत शानदार चीज है, समझते हैं इसको अच्छे से। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या क्या लगेगा सामग्री में बता देता हूं। ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर, बिल्ली के बाल। थोड़ी देर पहले बताया था ना, इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया था। तो वहां पे कौन कौन से बॉडीज थे वो अब आप समझने वाले हैं। अगेन थ्योरी जो रहेगी वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी रहेगी, उसी के जरिए हम इसको भी समझेंगे। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में बच्चों सबसे पहले स्टेप में क्या किया, क्या मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले यहां पे एक ग्लास रॉड को, मैं GR लिख रहा हूं ना शॉर्ट में, ग्लास रॉड को रब किया गया। किससे रब किया गया? और यहां पे ग्लास रॉड की संख्या कितनी है? 2 ग्लास रॉड्स हैं बच्चों, यहां पे 2 ग्लास रॉड्स, दोनों को रब किया गया है, रब विथ सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ, अब मैं आपको फोटो दिखाता हूं। एक ग्लास रॉड को रब किया, सिल्क क्लॉथ से रब किया, ठीक है। दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से रब किया और दोनों को पास में लाए। हमने ये पाया कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या कर रहे हैं? ये रिपेल कर रहे हैं। ऐसा हमने पाया, हमको तो पता ही नहीं था प्लस माइनस का हिसाब किताब। हमने बस एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। आप मान लो आप एक शोधकर्ता हो, यू आर अ रिसर्चर, व्हाट यू डू इज यू हैव गॉट अ ग्लास रॉड, यू हैव अ सिल्क क्लॉथ एंड यू रब इट, एंड ऑन रबिंग समथिंग वियर्ड इज गोइंग टू हैपन। कुछ तो होता है, ठीक। उसको लाके यहाँ पे रखे। आप उसको हाथ से नहीं पकड़ोगे ना, इसको एक सिल्क के थ्रेड से लटका दो, ऐसा मान लो, ठीक है। अच्छा, एक और ग्लास रॉड है, सेम उसके साथ भी वैसे ही किया, उसको नजदीक लाए। तो जब इन दोनों को नजदीक लाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था और कुछ नहीं। दूसरा हमने क्या किया, यहां पे हमने लिया ग्लास रॉड की जगह हमने यहां पे पकड़ लिया एक प्लास्टिक रॉड। और बच्चों इस प्लास्टिक रॉड को भी हमने क्या किया, रब किया। किससे रब किया? बिल्ली के बाल से, कैट्स फर। रब करने पर हमने क्या पाया, यहां पे एक रॉड नहीं है बच्चों, यहां पे 2 रॉड्स हैं। ये देखिए, फिर से इसको भी कैट्स फर के साथ रब किया, इसको भी। ये भी प्लास्टिक रॉड है, ये भी प्लास्टिक रॉड है, दोनों को कैट्स फर। अब जब इन दोनों को निकट लाया गया
इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी अगेन व्हाट वी ऑब्जर्व इज रिपल्जन। फिर से अरे क्या हो रहा है, इधर भी रिपल इधर भी रिपल, सेम सेम चीज हो रही है क्या? मतलब कैट्स फर से भी वही सेम चार्जेस सेटअप हो रहे हैं जो कि सिल्क के क्लॉथ से। ऐसा दिमाग में तो हमारे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हमें क्या पता अंत में क्या होने वाला है। अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब मतलब आप ही पता लगा रहे हैं ये सब, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, ग्लास रॉड को, एक ग्लास रॉड को रब किया सिल्क से, बहुत बढ़िया। और जो दूसरा ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड नहीं प्लास्टिक रॉड था, एक और प्लास्टिक रॉड, उसको आपने रब किया कैट्स फर से, और आप दोनों को बड़े नजदीक लेकर के गए। ये नजदीक ले तो आपने क्या दिखा रहे भाई, ये दोनों तो एकदम एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, ये तो यार अट्रैक्ट हो गए। तो आप तो सोचने पड़ गए यार, यहां पे भी मैंने कुछ किया तो रिपल, यहां पे मैंने किया तो रिपल, और सडनली अगर एक को मैं करता हूं सिल्क के साथ रब और दूसरे प्लास्टिक को मैं करता हूं किसके साथ, कैट्स फर के साथ, तो मामला तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, पलट जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बेहतर होगा ये ग्लास रॉड है जिसको सिल्क के साथ रब किया गया, और ये प्लास्टिक रॉड है जिसको कैट्स फर के साथ रब किया गया। अगर दोनों को नजदीक लाया जाता है, दोनों अट्रैक्ट कर जाते हैं। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा। एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस, बट यू गॉट टू वेट, यू गॉट टू बी पेशेंट। समझे। दूसरे एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम किसी का यूज करने वाले हैं, जिसका यूज करने वाले हैं उनका नाम है पिथ बॉल, और एक नहीं 2 पिथ बॉल्स का यूज करेंगे हम लोग। अब ये जो पिथ बॉल होता है ना, इसके बारे में एक खासियत मैं बता देता हूं, ये होता है बहुत ही चार्ज सेंसिटिव। अच्छा, मतलब इसको आप चार्ज, तो चार्ज जो है पूरे इसके शरीर में फैल जाएगा। समझ में आ रही बात? अभी समझोगे, टेंशन मत लो। हम क्या करेंगे अब मैं बता रहा हूं। 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज में, ठीक, ये जो 2 पिथ बॉल्स हैं, एक पिथ बॉल इधर और ये दूसरा पिथ बॉल, ये दूसरा पिथ बॉल, 2 पिथ बॉल है, 1 2 करके लिख देता हूं यार, समझ जाओ। दोनों पिथ बॉल्स हैं, चार्ज सेंसिटिव है, चार्ज दोगे तो ले लेगा, ऐसा है। हम क्या करते हैं, यहां पे एक ग्लास रॉड को बड़े नजदीक लेकर के आते हैं। क्या है ये? ग्लास रॉड। किससे घसा हुआ ग्लास रॉड? सिल्क के कपड़े से घसा हुआ ग्लास रॉड लेकर के आते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो फाइनली मैं यहां पे क्या पाऊंगा, ये मैं आपको बताता हूं। भाई कुछ विचित्र हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है। ये पिथ बॉल 1 है, ये पिथ बॉल 2 है, ये इधर चले गया। मतलब यहां पे क्या हुआ बच्चों, ये कौन सी अवस्था है? रिपल्जन की अवस्था है। तो ये रिपल का केस है। तो कुछ समझ में आने लग रहा है। अब देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट का सेकंड स्टेज। फिर से दोनों पिथ बॉल्स हैं हमारे पास। दिस इज योर पिथ बॉल 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पिथ बॉल 2। 1 और 2 क्रमांक लिख देता हूं मैं। यहां पर पिछली बार मैंने क्या लाया था, इसको मैंने टच कराना है ना, यहां पे इसको टच कराना है। पहली चीज मैं बता देता हूं, टच कराना है। यहां पर भी आप क्या कराओगे, ये कौन सा रॉड है? ये है प्लास्टिक रॉड। इसको क्या कराओगे, यहां पे टच कराओगे। टच जैसे ही आपने कराया तो जो भी चार्ज इसमें सेटअप होगा वो इन दोनों पिथ बॉल्स में फैल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही फैल जाएगा। अब मुझे तो नहीं पता ना कौन सा चार्ज है, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, यार ये तो अलग हो गया, ये ऐसा हो गया। यहां पर भी क्या हुआ है बच्चों, यहां पर भी रिपल्जन हो गया है। तो भाई साहब टेंशन में आ गया, यार ये क्या हो रहा है। ग्लास रॉड की मैं यहां पे एनालाइज किया रिपल्जन, यहां पे एनालाइज किया, पिथ बॉल में ट्रांसफर किया, तब भी रिपल्जन। कुछ समझ में नहीं आ रही है यार बात, अभी समझ में आएगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सम सेंस। तीसरा स्टेज एक्सपेरिमेंट का। तीसरे स्टेज में क्या करते हैं बच्चों, जरा देखिए। इन दोनों को ना थोड़ा दूर दूर में रखता हूं यार। एक को यहां पे क्रमांक 1 वाला पिथ बॉल, क्रमांक 2 वाला पिथ बॉल को थोड़ा यहां पे, इसके नजदीक में ले जाता हूं ग्लास रॉड को। नजदीक क्या, टच करा दो यार, टच। और यहां पे मैं इसको भी टच करा देता हूं। किसको? प्लास्टिक रॉड को। कराने पर कुछ विचित्र हो गया या फिर कुछ बहुत सही हो गया। अब वो क्या है जरा देखें आप। ये देखिए, ये दोनों क्या हो गया, क्या हो गया यहां पे, कुछ अलग हुआ कि नहीं? ये तो अट्रैक्ट हो गया। इससे हमें क्या समझ में आता है, इसका निष्कर्ष मैं ना यहां पे बीच में लिखता हूं यार। उसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। जरा आप नजर दौड़ाओ एक बार, फिर से नजर दौड़ाओ। हमने क्या पढ़ा है जो बहुत ही रोमांचक है, रोचक तत्व है ये। जरा देखिए,
ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किए, दो ग्लास रॉड को दोनों को नजदीक लेके आए, टच नहीं करा, नजदीक लेकर के आए, मतलब रिपल्शन। प्लास्टिक रॉड, दो प्लास्टिक रॉड्स हैं, उनको हमने घसा, किससे? बिल्ली के बाल से, कैट्स फर से, दोनों को नजदीक लेके आए, रिपल्शन। लेकिन अगर एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया है और दूसरा प्लास्टिक रॉड जो कि कैट्स फर से रब किया गया है, अगर उन दोनों को नजदीक लगाते हैं, पैंग, दोनों अट्रैक्ट कर जाते हैं। उसके बाद आपने पिथ बॉल देखा, तो मान लो यहां पे जो ग्लास रॉड था उसमें जो भी चार्ज सेटअप हुआ था उसको टच करा दिया आपने, पिथ बॉल से टच करा दिया तो दूर दूर हो गए। जो भी प्लास्टिक रॉड था यहाँ पे जिसको आपने कैट्स फर से रब किया, उसी को आप यहां पे लेकर के गए और टच करा दिया आपने, फिर से दूर दूर हो गए। अब ये 1 वाले को अगर ग्लास रॉड के से मैं टच कराऊं और 2 वाले को मैं प्लास्टिक रॉड से टच कराऊं, तो ये जो पिथ बॉल जो पहले दूर दूर थे इनिशियली, अब वो क्या हो जाएंगे? पैंग, दे विल बी टुगेदर। ये क्या हो गया? इससे हमको क्या समझ में आता? थोड़ा सोचो यार, आप सोचो, आप लोग सक्षम हो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए। देखिए मैं लिखता हूं इसका कंक्लूजन, बड़ा मजा आता है मेरे को कंक्लूजन लिखने में, ठीक है। कंक्लूजन, तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है बच्चों, इससे ये समझ में आता है, क्योंकि यहां पर तो ऐसा लग रहा था इसका भी सेम चार्ज है, इसका भी चेंज चार्ज, जब यहां पे लेके गए ना तब हमको समझ में आया कि जो चार्ज ग्लास रॉड में जो चार्ज सेटअप हुआ है वो बिल्कुल ऑपोजिट है प्लास्टिक रॉड में जो चार्ज सेटअप हुआ है उसके कारण। अगर इन दोनों में भी सेम चार्ज सेटअप होता तो ये दोनों भी रिपल्जन होते, नहीं हुआ है वैसा, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आता है कि चार्ज सेटअप ऑन GR, GR लिखूंगा भाई मैं शॉर्टकट में, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन PR बोले तो दैट ऑन प्लास्टिक रॉड। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, तो कौन सा चार्ज सेटअप हुआ है? जरा ध्यान से देखिए, जब हम लोगों ने ग्लास रॉड की बात की थी, जब हम लोग सिल्क के क्लॉथ से उसको रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रब ऑफ होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके चले जाते हैं किसमें? सिल्क के क्लॉथ में, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो मेजॉरिटी किसकी है? प्रोटॉन्स की है, पॉजिटिव चार्ज की है, ऐसा तो बोल सकते हो। तो यहां पे कौन सा चार्ज रहता है? मतलब ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। लेकिन जब प्लास्टिक रॉड को हम लोग बिल्ली के बाल से रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बिल्ली के बाल से कहां जाते हैं? प्लास्टिक रॉड में। अब यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन तो उतने पे ही है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो यहां पे एक्सेस चार्ज किसका है? नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव। समझ में आया? तो ग्लास रॉड में, अब आपको पता है ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव। रट्टा लगा लो बिल्कुल। ग्लास रॉड को जब हम लोग सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्जेस सेटअप होते हैं, और प्लास्टिक रॉड को जब हम लोग कैट्स फर से रब करते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्जेस सेटअप होते हैं। रट्टा लगा लीजिए। हो गया, याद हो गया ये कंक्लूजन भाई, ये सब बनाओ, कॉपी में बनाओ। अच्छा, और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष तो नहीं निकालेंगे, एक कन्वेंशन आपको बताते हैं। तो ये जो पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव का केस है, ये एक बहुत ही महापुरुष ने लेकर के आया था, इंट्रोड्यूस किया था, नाम बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहां पर भी आप देख सकते हो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, तो अगर ऐसा करोगे, टच कराओगे तो सारे पॉजिटिव चार्जेस फैल जाएंगे 1 में और 2 दोनों में, क्योंकि दोनों पहले संपर्क में, तो इक्वली पॉजिटिव चार्जेस 1 और 2 में फैल जाएंगे। अगर फैल जाएंगे तो भाई वो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, तो यहाँ रिपल्शन हो गया। यहाँ पे प्लास्टिक रॉड की बात है तो यहाँ कौन से चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्जेस। जैसे ही आपने टच करा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव होगा तो नेगेटिव चार्जेस इसमें भी फैल जाएंगे, इसमें भी फैल जाएंगे, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिपल। अब यहाँ पे दोनों को पहले से दूर दूर रखा गया है। ग्लास रॉड में है सारे पॉजिटिव चार्जेस प्यारे प्यारे, और प्लास्टिक रॉड में है सारे प्यारे प्यारे नेगेटिव चार्जेस। जैसे टच कराया पॉजिटिव चार्जेस फैल गए, जैसे टच कराया नेगेटिव चार्जेस फैल गए, नेगेटिव पॉजिटिव आए है, दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे। समझ गए? इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट जो किए ना हम, इससे फाइनली हमको समझ में आ गया दैट द चार्ज सेटअप ऑन ग्लास रॉड इज डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज सेटअप ऑन द प्लास्टिक रॉड, एंड द चार्ज सेटअप ऑन द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड द चार्ज सेटअप ऑन द प्लास्टिक रॉड इज नेगेटिव। याद रहेगा? याद रहना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करोगे? ठीक है, ओके। और ये जो बच्चों साइन कन्वेंशन है ना, ये जो साइन कन्वेंशन है,
ये इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम था, वॉज इंट्रोड्यूस, पूरा नहीं लिख रहा हूं यार, क्षमा करें, इंट्रोड्यूस बाय अ वेरी फेमस मैन, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं चाहता हूं आप लोग लेक्चर खत्म होने के बाद फ्रैंकलिन गूगल पे जाएं और इनके बारे में ज़रा पढ़ें। कौन थे? अमेरिकी थे, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इनके बारे में तो पढ़े, और अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस था इनमें इनका क्या रोल था, जरा उसके बारे में भी पढ़िएगा। छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है भाई, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल में आप सबको समझ में आ चुका है। और एक और बात जो मेरे दिमाग से निकल गई, ये तो साइन कन्वेंशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्यों किया? क्योंकि इसके पहले तक ग्लास रॉड, देखिए ग्रीक में, कि ग्रीक है कि लैटिन है ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, इसको हम कहते थे विरटम, कि विरिटियम ऐसा कुछ कहते थे, ठीक है। और इसका मतलब होता था, ट्रांसलेशन ये होता था ग्लास, ठीक। तो हम लोग क्या कहते थे? विरिटम कहते थे, प्लस नहीं बोलते थे, उसमें क्या सेटअप हुआ है, प्लस नहीं कहते थे, क्या कहते थे? विरिटम। उसी प्रकार से प्लास्टिक रॉड, इसको हम लोग कहते थे रेजिनस। और इसका मेन रूट रीजन तो ये है कि भाई एम्बर जो है एक प्रकार का रेजिन है, एम्बर इज अ फॉर्म ऑफ रेजिन। तो पहले ये दो शब्द यूज होते थे, विट्रम और रेजिनस। मेरे ख्याल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी तो मुझे क्षमा करें, एक बार पुस्तक में देख लीजिएगा आप। और ये दोनों नाम देने वाले जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चार्ल्स डूफे, ठीक है। ये सब उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस सेटअप होते हैं और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्जेस सेटअप होते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि बिल्कुल यही वो मटेरियल्स हैं, या फिर यही वो मटेरियल है जिसके ज़रिए करंट फ्लो होता है, आप समझोगे। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे आपने एक डेफिनेशन ज़रूर पढ़ा होगा कि भाई ऐसे मटेरियल्स जो कि चार्ज को इजीली अपने थ्रू पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो इजीली पास नहीं होने देते हैं उसको कहते हैं इंसुलेटर्स। बट मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने कुछ डेमो दिखाऊंगा, और उस डेमो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर है। ज़रा देखें, ठीक है। बहुत कुछ लिख लिया मैंने, तो चलिए मान लीजिए आप फिजिक्स लैब में हैं, आप एक रिसर्चर हैं, ठीक है, और आप कुछ करने वाले हैं जिससे कि आपको पता लगने वाला है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, या फिर ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिन्हें हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और कौन से मटेरियल्स हैं जिन्हें हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ दो नहीं है ना, कुछ और भी होता है जिसको कि हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और ये वो अलग ही विज्ञान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़े प्यार से सुंदरता के साथ मैं यहां पे लिखता हूं सिनेरियो वन। सबसे पहला क्या देखेंगे हम इसमें? देखिए बच्चों, हमारे पास यहां पे सिनेरियो वन में है एक मेटल रॉड, और इस मेटल रॉड को मैं रब करने वाला हूं एक क्लॉथ के साथ। तो आप बोलोगे कि सर अगर आप रब करते हैं तो चार्जेस सेटअप हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसको मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है, मेटल रॉड को ना मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है हाथों से, हेल्ड बाय हैंड, हेल्ड वाया हैंड लिख देता हूँ यार, आजकल वाया बहुत चल रहा है, ठीक है। तो एक मेटल रॉड है हमारे सामने, एक क्लॉथ लिया हमने, मेटल रॉड को वैसे हम लोग हाथ में पकड़ रहे हैं, एक क्लॉथ लिया, ऐसा ऐसा करके मैंने रब किया, फ्रिक्शन हुआ, तो फ्रिक्शन होने के कारण क्या होना चाहिए? चार्जेस सेटअप होने चाहिए। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज सेटअप होता है तो उसके समक्ष, उसके नजदीक अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं लेके आऊं, मान लीजिए जिसमें नेगेटिव चार्ज है, और अगर मैं मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होना चाहिए? अट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट लेके आता हूं तो क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बट ऐसा नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि सर इतने देर से तो आप यही पढ़ा रहे हो कि फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा तो चार्जेस सेटअप होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन भाई लैब में जब मैंने इसको करके देखा तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया जो मैंने कहा था। सारे उत्तर आपको मिलेंगे। तो यहां से एक प्रश्न बनता है हमारे सामने। देखिए फिर से एक बार पूरा का पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है
इसको आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। तो हमने क्या किया, एक मेटल रॉड लिया, मेटल रॉड को हाथ में पकड़ा, सिल्क के क्लॉथ से मान लीजिए रब किया, तो चार्जर सेटअप होने चाहिए। कोई भी चार्जर सेटअप हो सकते हैं, प्लस या माइनस, और डिपेंड करता है वो मटेरियल कौन सा है। एनीवे, हमने क्या पाया, जब मैं यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आता हूं जो कि चार्ज है पहले से, तो ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब उसमें फोर्स नहीं लगाता है। अगर मैं प्लस लेके आऊं, अगर ये प्लस है तो अगर मैं प्लस वाला लेके आऊं तो उसको रिपेल करना चाहिए, तो रिपेल नहीं करता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, मतलब ये इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है हमारे सामने, व्हाई इज मेटल रॉड नॉट इलेक्ट्रीफाइड, एक प्रश्न बनता है। उत्तर थोड़ी देर में देंगे ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। दूसरी सिनेरियो बनाते हैं अब, सिनेरियो 2, क्या सिनेरियो 2। बच्चों देखो, आप ही हो लैब में, वही मेटल रॉड है, तो फिर से मैं मेटल रॉड बना देता हूं बड़े प्यार से, और यहां पे हम लोग अब क्या करते हैं, थोड़ा खर्चा करते हैं, और यहां पे मैं लगा देता हूं एक वुडन हैंडल, बहुत बढ़िया। फिर उसको आप होल्ड करते हैं, वुडन हैंडल लगा देते हैं, और यहां पे कपड़ा है आपके पास, कोई क्लॉथ है, ठीक है, आप फिर से उसको घसते हो। घसने के बाद मान लो यहां पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पे थोड़े दूर में एक और ऑब्जेक्ट लेके आते हो आप जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है क्या होगा, ये रिपेल होगा। फिर आपने एक नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट लेके आया इसके समक्ष, आप रब कर चुके हो, आप क्या पाते हो, अरे सॉरी गलत बना दिया क्या, अब यहां पे क्या हो जाता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाई हो गया, मतलब इलेक्ट्रीफाई हो गया। अब फिर से एक और प्रश्न बन सकता है, व्हाट डिफरेंस डिड द वुडन हैंडल मेक, वुडन हैंडल, ऐसा कौन सा अंतर ले आया ये वुडन हैंडल जो कि आपका जो हाथ था वो ना ला पाया, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डिड द वुडन हैंडल मेक टू एंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन। कोशिश करो इसका उत्तर अभी देने का, अभी देने का, अपने मन में सोचो, वीडियो को पॉज करो, क्या हो सकता है दोनों के बीच में, ऐसा क्या अंतर है, ऐसा कौन सा फिनोमेना हुआ है। फिर से देखिए, मेटल रॉड था, हाथ में पकड़े थे, घसे, उसके बगल में कोई दूसरे चार्जेस लेके आए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, तो कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रीफाई हुआ नहीं था। दिस हियर मेटल रॉड इज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। नाउ व्हाट वी विश टू डू इज वी विश टू फाइंड द आंसर, व्हाट इज द रीजन दैट द मेटल रॉड इज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। यहां पे क्या हुआ, एक वुडन हैंडल लगा दिया, रबर हैंडल लगा दिया, अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन शो कर रहा है, दिस इज नाउ इलेक्ट्रीफाइड। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, ये हम लोग वर्कआउट करना चाहते हैं। तीसरा केस, सिनेरियो 3 में क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक तार लेते हैं, समझ गए क्या, तार, किसका तार, अरे किसी का भी ले लो, मान लो एक कॉपर वायर है, आहा, और कॉपर वायर के तार के पास मैं यहां पे एक प्लास्टिक रॉड लेकर के आता हूं। इस प्लास्टिक रॉड को पहले से ही मैंने घिस रखा है, किससे, एक कैट्स फर से। कैट्स फर से जब मैं इसको रब करूंगा तो इसमें कौन से चार्जेस सेटअप हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस सेटअप हो जाते हैं। अब इसको मेरे को क्या कराना है, कॉपर वायर को टच कराना है इस प्लास्टिक रॉड के थ्रू, और यहां पे मैं एक और व्यवस्था रखता हूं, कॉपर वायर के एक तरफ तो मैंने टच करा के रखा है उसको प्लास्टिक के रॉड से, और दूसरी तरफ यहां पर मैं रखूंगा एक पिथ बॉल। अगेन आपको पता है पिथ बॉल कैसा है, चार्ज सेंसिटिव है, चार्ज आएगा तो बढ़िया से अपने पूरे शरीर में वो फैला लेगा उसको। अब मैं क्या पाता हूं, जैसे ही मैंने इसको टच कराया, और मान लीजिए यहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट मैं पहले से लाके रखा हूं, ठीक है, ये कैसा है, माइनस। अब देखिए ध्यान से सुनिए, कॉपर वायर, आप एक तरफ पिथ बॉल, दूसरी तरफ प्लास्टिक रॉड, जो कि कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही मैंने यहां पे भी टच कराया, यहां पे भी टच कराया, और पहले से मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट लाके रखा है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, मैंने क्या पाया, ये ऑब्जेक्ट इधर खिंच गया, हल्का सा कोई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जैसे ही आपने प्लास्टिक रॉड को कॉपर वायर से टच कराया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट अंदर है कि ये सारे चार्जेस इस तरफ फ्लो कर जाते हैं, किस तरफ, राइट हैंड साइड फ्लो कर गए, और ये पूरा कैसे हो गया, माइनस 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 माइनस, जिसके कारण यहां पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अट्रैक्ट। अगेन आंसर क्या है,
कुछ तो आंसर होगा ना। सडनली जब कॉपर वायर लिए तो चार्ज फ्लो हो गए। उत्तर देंगे आपको सारे, बिल्कुल चिंता मत करें। और चौथा सिनेरियो यार क्या फोटो बनाना, आप सीधा ये याद रखो, सिनेरियो फोर्थ में आप क्या करिए, कॉपर वायर को, ये जो कॉपर वायर मैंने ऊपर वाले केस में लिखा है उसको रिप्लेस कर दो आप, इसको रिप्लेस कर दो आप किससे, रबर बैंड ले लो यार, रबर बैंड तो आप सबने देख रखा है, एक रबर बैंड से रिप्लेस कर दो। ये रबर बैंड को मस्त खींचे, एक तरफ पितबॉल फिट कर दिए, एक तरफ प्लास्टिक रॉड। अब उसी रबर बैंड को जब आप यहां पे दूसरा चार्ज लाके रखते हो, नो इलेक्ट्रिफिकेशन, बात समझ में आया। यहां पे क्या था, पितबॉल में क्या हुआ, पितबॉल में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यहां पे क्या हुआ, पितबॉल में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं पाया गया। मतलब उसके पास में अगर मैं दूसरा चार्ज रखता हूं तो वो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है। यहां इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करता है, यहां नहीं करता है। यहां इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे हैंडल लगा देता हूं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एग्जर्ट करता है। क्या हो रहा है, ये सारे एक्सपेरिमेंट तो हमने कर लिए, लेकिन इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका क्या निष्कर्ष है, ये जानना पड़ेगा ना, आंसर देना पड़ेगा। सारे आंसर सब लोग यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले आंसर लिखते हैं किसका, सिनेरियो 1 का। ओहो, क्या हुआ था सिनेरियो 1 में, देखिए कौन था जिसने मेटल रॉड को पकड़ा था, आप ही तो थे क्या, आप ही तो हो लैब में, ठीक। एक तरफ आपने मेटल रॉड को पकड़ा है और नीचे क्या है, धरती, अर्थ। सो समथिंग वियर्ड इज गोइंग टू हैपन, और समथिंग वियर्ड रियली हैपेंड। क्या था वो, देखिए आपका जो शरीर है, योर बॉडी, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, आपने मेटल रॉड को ऐसा पकड़ा, मेटल रॉड में चार्जेस सेटअप होते रहे, आप घसते गए, चार्जेस सेटअप होते रहे, लेकिन आपका शरीर क्या है, एक ब्रिज है, किसके बीच में, मेटल रॉड जिसमें चार्जेस सेटअप हो रहे हैं, और नीचे क्या है, धरती एक रिजर्वॉयर, ठीक है, किसकी, चार्जेस की। तो जैसे जैसे इसमें चार्ज सेटअप होते जा रहा है, क्योंकि आपका शरीर इसके डायरेक्ट संपर्क में, वो आपके शरीर से होते हुए कहां चले जा रहा है, धरती में चले जा रहा है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्थिंग। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, सुना होगा यार, फिर से सुनिए। सिनेरियो 1 में एक मेटल रॉड लिया था हमने, ठीक, उसको हाथ में पकड़ा था हमने, घसने से जो भी चार्जेस सेटअप हो रहे थे, क्योंकि हमारा हाथ इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एंड आवर बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी, अब मैं फिर शब्द का यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, मतलब चार्जेस को अपने थ्रू फ्लो करने दे देता है। तो हमारे शरीर के थ्रू चार्ज फ्लो जाते हैं और कहां चले जाते हैं, धरती के अंदर, मतलब अर्थ में। इसी प्रक्रिया को हम अर्थिंग कहते हैं। तो जैसे ही आप जितना मर्जी इसको घस लीजिए, कभी भी आपको इसमें चार्ज सेटअप नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा, नजर तो खैर वैसे भी नहीं आ सकता, उस चीज को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी सेटअप होता है वो आपके बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाता है। तो सबसे पहले का जो आंसर है, वो आंसर क्या है, अर्थिंग है। अर्थिंग इज द रीजन व्हाई द मेटल रॉड इज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। मेरे ख्याल में और इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा आंसर पे आते हैं। ये पहला आंसर तो आप समझ गए, दूसरा आंसर है सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में क्या हुआ, क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन, भाई मैंने पूछा है कि भाई व्हाट डिफरेंस डिड द वुडन हैंडल मेक टू इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, कौन सा हैंडल लगाए, कौन सा हैंडल, वुडन हैंडल लगाए। अब जैसे ही आपने वुडन हैंडल लगाया और फिर वुडन हैंडल को अपने हाथ से पकड़ा, अब क्या होगा, ये जो वुडन हैंडल है अपने थ्रू चार्ज को पास होने नहीं देता है। सुनाई दिया, वुडन हैंडल जो है वो अपने थ्रू, ये जो चार्ज सेटअप होगा ना, आप जैसे घसते रहोगे चार्ज सेटअप होगा, लेकिन वुडन हैंडल लगाने से क्या हुआ है कि वो अपने थ्रू चार्ज को पास होने नहीं देगा। अगर अपने थ्रू चार्ज को पास होने नहीं देगा तो कैसे आपके बॉडी में घुस के वो धरती में जाएगा, जा ही नहीं सकता, असंभव। तो वुडन हैंडल एक्ट्स एज अ डिटरेंट, ऐसा आप कह सकते हो, या फिर बहुत सरल शब्दों में मैं बोलूं, वुडन हैंडल क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो इस कैटेगरी में आता है, विच डज नॉट अलाउ, डज नॉट तो नहीं कह सकते, विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू आर कंडक्टर्स, एंड द मटेरियल्स विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस to the flow of electric charges, which in case is wooden handle, fall in the category of insulators। मेरे ख्याल में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं,
भाई कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने थ्रू अपने शरीर से पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को बहुत ही आसानी से पास होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, नहीं जाने देंगे तुमको, फ्लो नहीं करने देंगे। सच मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ग्लास, पोर्सिलीन, थर्मोकोल, वुड, रबर, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, सारे मेटल्स ले लो यार, सारे मेटल्स इनफैक्ट क्या है वो, कंडक्टर्स। अब कितने अच्छे या बुरे हैं तो उसके लिए तो कंडक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, अगले चैप्टर में आएगा। अगले चैप्टर क्या, हाँ आ जाएगा अगले चैप्टर में, अगले के भी अगले चैप्टर में आएगा जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। मेरे ख्याल में पहला चैप्टर तो फील्ड्स और चार्जेस का है, दूसरा चैप्टर आ जाएगा आपका पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, तीसरा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स का पता लगाएंगे जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई रहती है। ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टीज है जिनके जरिए हमको ये समझ में आता है कि कौन इजीली अलाउ करता है चार्जेस को फ्लो होने के लिए और कौन नहीं करता है। तीसरा, कॉपर वायर। जैसी कॉपर वायर हमने लगाया, उसको यहां पे टच करवाया, इसमें तो नेगेटिव चार्जेस सेटअप थे तो वो फ्लो कर गए, कहां घुस गए, पिथबॉल में घुस गए। तो यहां पे हमने पहले से व्यवस्था बना के रखी थी, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करके रखा था प्लस में, तो ये तो अट्रैक्ट हो गया। हमको समझ में आ गया कि भैया जो चीज यहां पे थी वो यहां पहुंच गई मतलब इसने अलाउ कर दिया चार्जेस को फ्लो करने का। अलाउ कर दिया मतलब वो क्या है, कंडक्टर है। पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ना फिर से बोलो, जैसे मैं बोलता हूं ना वैसा बोलो और इसको वापस से समझो। समझ गए। अब यहां पे क्या हुआ है, सिनेरियो 4 में ये कॉपर की जो तार है उसको हटाया हम लोगों ने, लगा दिया मस्त रबर बैंड और टच करवा दिया उसको प्लास्टिक रॉड से जो ऑलरेडी इसमें चार्जेस सेटअप है। कैसे, नेगेटिव। हमने क्या पाया, दोनों से टच करवाया ना, यहां पे पहले से मैंने लागे रखा था इसको, हमने देखा ये इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ना ये अट्रैक्ट कर रहा है। उसको वैसे तो अट्रैक्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस है, तो अगर यहाँ पे भी माइनस चार्ज पहुंच जाएगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ये अट्रैक्ट हुआ क्या, जब आपने कॉपर वायर को रिप्लेस किया रबर बैंड से, नहीं हुआ। मतलब इतना समझ में आ गया, ये कंडक्ट कर रहा है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन लिख के बताइए, तो हम लिख के बताते, बिल्कुल बताते। आंसर तो मैंने दे दिया, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स। तो एक बढ़िया सा डेफिनेशन मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है, जरा मैं देखता हूं। सब्सटेंसेस लिखने के अलावा मेरे ख्याल में मटेरियल लिखना बेहतर रहेगा। मटेरियल्स विच रेडिली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो। अब कोई पूछे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो भाई एग्जाम्पल्स मेटल्स लिख लो। और यहां पे कौन सा एग्जाम्पल लिया था मेटल का, कॉपर। ठीक, एक तो ये, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई एक और जानकारी मैं बता देता हूं। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका कंडक्टर्स का, ये डेफिनेशन ही हो गया। दूसरा पॉइंट जो है कंडक्टर्स के विषय में, एक चीज मैं बता देता हूं, कंडक्टर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं विच आर फ्री टू मूव। अगर ये कॉपर है, अगर जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, तो उसके अंदर पूरे कॉपर के लेंथ में वो मूव कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम उसको, दे आर फ्री टू मूव। ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स हमको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, वह मटेरियल्स विच ऑफर, दोज मटेरियल्स विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नोन एज इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं ना यार, मटेरियल्स क्या क्या एग्जाम्पल बोला मैंने। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लास और पोर्सलीन और वुड और रबर, बस इतना लिख लो तो ये होगा इंसुलेटर्स। काफ़ी कुछ समझा दिया मैंने, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। ठीक है, एक बात का ख्याल रखें, इस पूरे कॉन्सेप्ट से कंडक्टर्स और इंसुलेटर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आ रही है जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। ठीक, मतलब धरती के साथ जब भी आप चार्जेस को शेयर करते हो ना, उस प्रोसेस को
फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। कई लोग इसको ग्राउंडिंग भी कहते हैं, और घरों में खासकर अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप ऐसा महसूस करोगे, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, अगर आपके घर में अर्थिंग बहुत बढ़िया की गई है तो महसूस नहीं करोगे, और अच्छी बात है महसूस ना करो, सेफ्टी के सारे मेजर्स लिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने लैपटॉप टच किया, करंट लगा, होता है कि नहीं? चार्जर सेटअप हो गए तभी तो करंट लगा। फ्रिज खोलने गए, हल्का सा करंट लगा जैसे दरवाजा छुए। तो आप अपने माता पिता को बोलते हुए जरूर सुनोगे, यार घर में ना ढंग से अर्थिंग नहीं हुआ है। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस सेटअप होते हैं वो धरती में चले जाए। ठीक, अर्थ इज अ रिजर्वोयर ऑफ चार्जेस, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज सेटअप होगा वो कहाँ चले जाएगा? धरती में चले जाएगा। अब अगर वो प्रॉपरली धरती में जा रहा है 100%, तो आप कभी भी लैपटॉप छुए या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस छुए, आपको कभी भी झटका, शॉक नहीं लगेगा। बात समझ में आया? व्हाट इज द रीजन दैट अर्थिंग इज डन इन एवरीवेयर? एवरीवेयर मतलब कॉमर्शियल, मतलब इंडस्ट्रीज, होम, सब जगह अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा खतरा है। ठीक है, और करंट वैसे ही बहुत खतरनाक चीज़ है, तो यू गॉट टू बी वेरी श्योर अबाउट योर सेफ्टी। एनीवे, तो ये तो थी बात कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। पता नहीं एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बताएं नहीं बताएं, बताएं नहीं बताएं, बता देते हैं चलो आपको। अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं, अर्थिंग और सेफ्टी के बारे में। ठीक है, और यार नोट करते रहो, नोट्स बनाते रहो। देखिए, जो मेंस आपके घर में जो बिजली आती है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू होम, इलेक्ट्रिसिटी टू होम, हमारे घर में जो बिजली आती है वो कहां से आती है? मेंस। अब मेंस में जो वायर रहता है वो 3 कोर वाइंडिंग रहती है, ऐसा समझ लो। मेंस का जो सप्लाई रहता है वो रहता है 3 कोर वाइंडिंग, 3 कोर वाइंडिंग। थोड़ा अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अर्थिंग मतलब, अर्थिंग का सिंपल मतलब है कि व्हेन यू शेयर चार्जेस विद अर्थ, दैट इज अर्थिंग। एक बहुत बेहतर डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है, द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद अर्थ, तो प्रोसेस लिख देता हूं मैं। ठीक है, 3 कोर वाइंडिंग रहती है। अब आपको बताते हैं इसमें क्या क्या रहता है। एक रहता है लाइव, ठीक है, तो कलर में मैं आपको बताऊंगा, इसका रहता है कलर रेड। ठीक, अच्छा, लाइव, एक रहता है न्यूट्रल, और तीसरा रहता है अर्थ। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। इसका जो कलर रहता है ये रहता है रेड, इसका जो कलर रहता है वो रहता है ब्लैक, और इसको हम लोग रिटर्न वायर भी कहते हैं, याद रखिए, रिटर्न वायर। ठीक है, ये किस चीज को ड्रॉ करता है? करंट लेके आता है, इट ब्रिंग्स द करंट। लाइव वायर क्या करता है? ब्रिंग्स द करंट। और अर्थ वायर जो रहता है, ठीक, अर्थ वायर जो रहता है ये बेसिकली एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड रहता है। यही अर्थिंग का प्रोसेस है। इट इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट, ये आप ध्यान रखें। ऐसा वैसा मेटल प्लेट नहीं ना, अच्छा थिक मेटल प्लेट। मेटल प्लेट ये काफी थिक रहता है, इसको धरती के अंदर गाड़ के रखते हैं घर के बाहर। ठीक, उससे होता ये है कि मान लीजिए किसी भी अप्लायंस में कोई फॉल्ट आया, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं घर में, फ्रिज है, टीवी है, मिक्सर है, मिक्सी, समझ गए ना। मान लीजिए कोई फॉल्ट आया, चार्ज बना, तो वो अप्लायंस का जो बॉडी है वो किससे कनेक्टेड रहता है? इस अर्थ वायर से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही उसके संपर्क में आएगा चार्जेस फ्लो कर जाएंगे और आपके घर के नीचे जो धरती है उसके अंदर समा जाएंगे और आप बच जाएंगे शॉक लगने से। बात समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए, अर्थिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि आप क्या करते हैं, अर्थ के साथ उस चार्जेस को शेयर करते हैं। अर्थिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद अर्थ। इसको ग्राउंडिंग का भी नाम दिया गया है। अब किस प्रकार से यह आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है, इसको समझने के लिए अब इस एग्जांपल को देखिए, अपने घर का एग्जांपल को। आपके घर में बिजली आती है, कहां से? मेन सप्लाई से आती है। अभी जो मेन सप्लाई रहता है ये 3 कोर वाइंडिंग का रहता है, लाइव, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर जो होता है रेड कलर का होता है, ये करंट को लेकर के आता है। न्यूट्रल वायर क्या करता है? ये ब्लैक कलर का होता है, रिटर्न वायर हम कहते हैं। सबसे मेन आपको इसमें जो अर्थिंग में समझना है वो ये अर्थ वायर। अर्थ वायर जो रहता है ये कनेक्टेड एक तरफ किससे कनेक्टेड रहता है? एक मेटल प्लेट, बहुत थिक मेटल प्लेट से कनेक्टेड रहता है। अर्थ वायर के थ्रू बाकी सारे अप्लायंसेस भी कनेक्टेड रहते हैं, उनके बॉडीज। तो जब भी कभी भी फॉल्ट आता है तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज बनता है
क्योंकि वो अर्थ वायर से कनेक्टेड है अप्लायंस, वो उसके थ्रू पास होकर कहां चले जाता है, इस मेटल प्लेट के थ्रू धरती के अंदर समा जाता है। तो यही है अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, याद रखें। बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, इसके ऊपर तो एक पूरी डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है। और अर्थिंग का जो चिन्ह है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये एक प्लेट है, कैसा, प्लस 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 मैं पूरा लगा देता हूं, तो ये अर्थिंग का चिन्ह होता है बच्चों, ये होता है अर्थिंग। ऐसा कहीं आप चिन्ह देखें तो आप समझ जाइएगा भैया अर्थिंग हो गई है। बात समझ में आया, ठीक। अच्छा, इतना कर लिया हम लोगों ने यार, इसको समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को, समझे। तो यार क्या करेंगे, हाँ जरा इस फोटो पे ध्यान दीजिए। अच्छा रुक जाओ, पहले उसको मिटा लेते हैं, फिर फोटो पे ध्यान देना, और वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो अगर नोट करना है तो, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो एक शब्द मैं लिख रहा हूं बोर्ड में, जरा देखें आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। इसको हम बोलेंगे टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या मतलब है, ध्यान से सुने। टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और फिर सडनली खत्म हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, यही होता है टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बोर्ड में जरा देखें, डेफिनेशन बताने से पहले आपको डेमो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए आपके पास बच्चों एक मेटल रॉड है, ये एक मेटल रॉड है, ठीक है, मेटल है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा है, मतलब जो भी चार्जेस सेटअप होंगे वो स्टैंड के थ्रू नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, इंसुलेटर है वो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके पास में एक रॉड को लेकर के आएंगे, ये दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान से देखिए, ये कौन सा रॉड है, कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए ग्लास रॉड है जिसको कि सिल्क के क्लॉथ से रब किया गया है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इसमें फ्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या नेगेटिव, बिल्कुल सही। तो नेगेटिव क्या होगा, सारा का सारा नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा, तो यहां से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, यहां पे एक एक करके चार्जेस इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक, ये इकट्ठा हो गए, इक्विलिब्रियम आ जाएगा एक समय के बाद। एक समय के बाद क्या होगा, अगर और भी कोई नेगेटिव चार्ज इधर आना चाहेगा तो वो आ नहीं पाएगा, और ये सारे के सारे क्या कर देंगे, उसको रिपेल कर देंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, उसके बाद फर्दर ट्रांसफर नहीं होता। अब देखिए ये कहीं ना कहीं से तो उड़ के आए हैं, उड़ के मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ही है और तैरते तैरते आ गए, ऐसा समझ लो आप। तो जहां से भी आए हैं, मान लीजिए जिस भी एटम से आए हैं, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, जिस भी एटम से निकल करके वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पे तो खाली हो गया ना जगह, तो जहाँ पे खाली हो गया वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ गई, किससे, इलेक्ट्रॉन से बढ़ गई, ठीक। तो वहाँ पे क्या आ गया, एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जहाँ से उड़ करके ये लोग आए हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नेट पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, समझ में आया, ठीक है। अब इसको टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हम क्यों कह रहे हैं, और एक और बात का जिसको हम लोग को ध्यान देना है कि जैसे ही हम लोगों ने ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेकर के आया, तो सबसे नजदीक वाला सिरे में हमको ऑपोजिट चार्जेस दिखाई दिए, ठीक है, नेगेटिव दिखाई दिए, और सबसे फारदेस्ट एंड पे हम लोग को सिमिलर दिखाई दिए, मतलब यहां पे अगर प्लस है तो यहां पर भी प्लस है। तो कुछ इस प्रकार से ही इसको डिफाइन किया, और जैसे ही आप इस ग्लास रॉड को हटाओगे तो क्या होगा, चार्जेस भी अपने आप गायब हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया है टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन आप नोट करें, बताते क्या है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन वेयर, इट इज अ फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन वेयर थोड़ा सा पीछे चले, ऑपोजिट चार्जेस, ये थोड़ा सा वापस से लाते हैं, ठीक, वेयर ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट द नियर एंड, ये देखिए प्लस है तो नेगेटिव मतलब ऑपोजिट है उसका, ऑपोजिट चार्जेस अपीयर, वेयर ऑपोजिट चार्जेस
appear at the near end and, और बच्चों इस तरफ क्या है, अगर ये प्लस के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर बात करें तो इस तरफ क्या है, एंड नेगेटिव चार्जेस एट द फारदेस्ट एंड नहीं पॉजिटिव चार्जेस। एंड देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, जो नियरेस्ट साइड होगा वहां ऑपोजिट चार्जेस आया, और जो फारदेस्ट साइड होगा, फारदेस्ट एंड होगा, वहां पे आएगा सिमिलर चार्जेस। देखिए वेयर ऑपोजिट चार्जेस अपीयर एट द नियर एंड एंड सिमिलर चार्जेस एट द फारदेस्ट एंड। तो ये है कहानी किसकी, ये है कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये आता है चार्जिंग में। कितने प्रकार से चार्जिंग संभव है, जरा सोच के देखिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको चार्ज करना है तो चार्जिंग के 2-3 मेथड्स हैं, विधियां हैं। उनमें से सबसे पहला तो है कंडक्शन छू करके, ठीक है। दूसरा क्या है, जरा सोचिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा क्या है, फ्रिक्शन। घस दो, ग्लास रॉड को घस दो, क्या हो जाएगा सेटअप, फ्रिक्शन के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सेटअप हो जाएगी, चार्जेस सेटअप हो जाएंगे। कौन से चार्जेस, पॉजिटिव। कंडक्शन, अब जो ग्लास रॉड ऑलरेडी चार्ज हो चुका है उसको पिथ बॉल में टच करवा दो, छू दो, छूना ही तो होता है ना कंडक्शन। क्या हो जाएगा, पिथ बॉल में चार्जेस फैल जाएंगे, वो हुआ कंडक्शन। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इंडक्शन। तो इन दोनों के बारे में तो मैंने पहले ही आपको हल्का फुल्का बता दिया डेमोन्स्ट्रेशंस में, तो इसीलिए अलग से मैंने चर्चा नहीं किया। चाहता तो मैं यहाँ लिख देता मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर हम लोग फिर इंडक्शन को पढ़ते। ज़रूरत नहीं है, इंडक्शन समझ में आया क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। याद हो जाना चाहिए, लेक्चर देखते साथ ना सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन वेयर ऑपोजिट चार्जेस आर सेट अप एट द नियरेस्ट एंड एंड सिमिलर चार्जेस एट द फारदेस्ट एंड। हो गया काम खत्म यार, बस इतना ही तो है, ये हो गया। और एग्जांपल्स देखने बताएं, अरे चलो और देखो। अब यार ये केस देखो आप, अरे यार तुम जाओ 2 गोले लेके आओ। बर्फ के गोले नहीं है भैया, व्हाट आर दीज आर मेटल स्फीयर्स। गोला समझ गए ना, गोला, कॉर्क बॉल, ड्यूस बॉल, ठीक है, गोला है, अंदर से सॉलिड है, वो मेटल बॉल है, ऐसा मेटल स्फीयर है। कितने हैं, 2 हैं। अच्छा तो यार मेटल है तो कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे जो पूरे के पूरे वॉल्यूम में घूमते रहें, ठीक। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ग्लास रॉड को मैंने लेकर के आया, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वो क्या करेंगे, इसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। मैंने लाल रंग से दिखाया, आकर्षित हो जाएंगे, तो सारे के सारे यहाँ पे जमा हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ जमा हो जाएंगे। ये देखिए जमा हो गए, बहुत अच्छा, जमा हो गए। अब ये कहीं ना कहीं से तो उड़ के आए हैं, तो जहां से भी उड़ के इस तरफ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफिसिट क्रिएट हो गया। जो डेफिसिट रहता है वही पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे पूरे नेगेटिव आ गए तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। कहानी समझ में आ रही। हम बेसिकली, हमारा उद्देश्य ये है इस वाले एक्सपेरिमेंट में, हमें इस्टेब्लिश करना है कि कैसे हम 2 स्फीयर्स को चार्ज कर सकते हैं। तो आप देखो, अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इन दोनों को थोड़ा सा ना सेपरेट दूर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जो मैं ग्लास रॉड लेकर के आया था इसको मैं हटा देता हूँ। हटा दिया, जैसे ही मैंने हटाया क्या हुआ, हटाया तो क्या हुआ भाई, ये इस पे फोर्स लगा दिया राइट हैंड साइड में, और लाल ने पीले पे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगा लिया। हाँ भाई आजा, हम लोग मिलन कर लेते हैं, आसपास आ जाते हैं। लेकिन आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दूर दूर हो चुके हैं ना। टच होता तो कुछ अलग बात रहता, ठीक। अब थोड़ा और दूर कर दो, और दूर कर दिया। अब क्या होगा, अगर आप जैसी थोड़ा सा दूरी और बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये सारे के सारे चार्जेस जो अभी राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं और ये सारे चार्जेस जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कुछ इस तरह। समझ में आया, चार्जिंग ऑफ 2 स्फीयर्स बाय इंडक्शन, ठीक। अब अगर सिंगल स्फीयर को चार्ज करना है तो वो प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, जरा उसको देखते हैं। दूसरा केस देखिए, सिंगल स्फीयर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, एक माइनस चार्ज है इस बार। कौन सा रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है। मान लो प्लास्टिक रॉड को आपने बिल्ली के बाल से कैट्स पर से रब किया और उसको निकट ला के रखा, टच नहीं करवाया आपने, टच नहीं कराना इंडक्शन में।
थोड़ा सा हल्के दूरी पर रखना है कि उसका प्रभाव पड़े। अब क्या होगा, सारे के सारे, अब देखिए यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब यहां पे भी माइनस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, तो वो यहां जमा नहीं होगा, या रिपल्जन के कारण सब राइट हैंड साइड में जमा हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, तो ऑटोमेटिकली यहां से उछल करके इधर आए, तो यहां पे एक जगह खाली हो गया, जहां पे भी जगह खाली हो गया मतलब चार्ज डेफिसिट है, चार्ज डेफिसिट है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझे बात को। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अर्थिंग कर देंगे इस तरफ, ये देखिए अर्थिंग कर देंगे, कहाँ गया अर्थिंग, अच्छा आ गया। अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जितने भी चार्जेस नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जमा हुए हैं वो सारे इस जरिए धरती के अंदर चले जाएंगे, तो सारे नेगेटिव गायब हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से देखते जाइए, पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। अब अर्थिंग को हटा दो, आप हटा दो, और अब ग्लास रॉड को भी हटा दो, ये ग्लास तो नहीं है, ये प्लास्टिक रॉड है बाय द वे, इसको भी हटा दो, ये देखिए ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्जिंग ऑफ स्फीयर बाय इंडक्शन। काफी समय चले गया लेक्चर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कैसे एडिशन होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, दुनिया में जितना चार्ज है क्या उतना ही रहता है, साथ में पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, ये सब चीज़ आपको बताएंगे, बड़े प्यार से बताएंगे, और कुछ कई सारे शानदार न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड, ठीक। एक एक करके सारे वीडियोस आप देखते रहें और बहुत ज्ञान मिलने वाला है, और बहुत ही शानदार क्वालिटी का कंटेंट आपको यूट्यूब में मिलने वाला है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।